सेहत मेरे गांव की आज का विषय यही है। दोस्तों, आप लोग, हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से जुड़े हुए हैं और अपने सामने हमने पिछले 20 से 25 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव हर स्तर पर देखा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने फील किया है वो हेल्थ के क्षेत्र में है। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले ये कहा जाता था कि गांव के लोग ज्यादा हेल्दी हैं और गांव में हेल्थ की कंडीशंस शहरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। और ये कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि गांव का खान पान, रहन सहन, डिसिप्लिन काफी बेहतर था शहरों की तुलना में। तनाव, पोल्यूशन शहरों के मुकाबले काफी बेहतर था गांव में। लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखें तो स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। गांव में हेल्थ की कंडीशंस बहुत दयनीय हैं। वो सब बीमारियां जो कभी गांव में देखी नहीं, सुनी नहीं, वो सब बीमारियां आज लगभग हर गांव में हमें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो जोड़ों से जुड़ी बीमारियां हों, घुटने खराब होना हो, कमर दर्द होना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हों, पेट से जुड़ी बीमारियां हों, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, तनाव हो, डिप्रेशन हो, या बाकी दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर है, ये सब बीमारियां आज बहुतायत में आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगी। जबकि शहरों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। क्या कारण है? मेरी नजर में ये कारण है हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस का गांव में ना होना। और कहीं ना कहीं शहरों के लोग थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस में अब आगे हैं। दोस्तों, 20-25 साल पहले ऐसा क्या था कि गांव की हेल्थ अच्छी थी और ऐसे क्या बदलाव हुए अचानक से कि ये हेल्थ आज खराब स्थिति में पहुंच गई? दोस्तों, सबसे पहला बदलाव खान पान। आज से 20-25 साल पहले डेफिनेटली जो सिंथेटिक खाद हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल इतना ज्यादा खेती में नहीं होता था। दूसरा, खेती बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड नहीं हुई थी, तो शरीर से किया जाने वाला काम पहले ज्यादा था, तो वो एक फिजिकल फिटनेस जो है उसकी वजह से बनी रहती थी। खान पान नेचुरल था। दूसरा था पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स आज से 20-25 साल पहले का सिनारियो देखें तो जो वेस्ट है, जितना भी जो डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर का कूड़ा निकलता था या जो पशुओं का वेस्ट होता था, गोबर, वो सारा गांव से बाहर किसी एक जगह पे डाला जाता था और उसको वहां एक नेचुरली प्रोसेस वो होता था, एक गड्ढे में उसको डालते थे और कुछ टाइम के बाद फिर उसको हम उठा के खेतों में डाल देते थे। उससे दो फायदे होते थे। एक तो डेफिनेटली पोल्यूशन नहीं होता था और दूसरा वो आर्टिफिशियल खाद की जगह एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक खाद जो है वो फसलों को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे आर्टिफिशियल खाद ने जगह ले ली। वो ज्यादा कन्वीनियंट लगने लग गया कि, और वो उसका रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं लोगों को मिले कि इससे तो ज्यादा पैदावार बढ़ती है। और जो डोमेस्टिक वेस्ट या जो पशुओं का वेस्ट था वो सच में ही वेस्ट हो गया। और आज हर गांव में जब हम एंटर करते हैं तो रोड के दोनों किनारे हमें गोबर के ढेर मिलते हैं ओपन में। उससे बायोगैस डेवलप होती है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है और वही जब बारिश होती है तो उनमें से जो पानी होके जाता है वो जो गांव के तालाब हैं या पानी के दूसरे सोर्सेज हैं वो उनमें बह के चला जाता है। और वो तालाबों की स्थिति आज आप देखें तो क्या, हर 20-25 साल पहले देखें तो क्या थी? बिल्कुल अपोजिट। तो उससे ग्राउंड वाटर अडल्ट्रेशन बढ़ी। पशु जो उस पानी को पीते थे पहले तो वो हेल्दी पानी था, साफ पानी होता था। आज वही पशु या तो उस पानी को पीते नहीं है या अगर पी भी ले तो बीमार होने के चांसेस जो है वो पर्टिकुलर उनके बढ़ जाते हैं। दूसरा, 20-25 साल पहले धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो घर में टॉयलेट बनाना शुरू हमने किया। गवर्नमेंट टॉयलेट बनाना बहुत अच्छा था, ओपन में जो डिफेकेशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सरकार ने भी मुहिम चलाई, लेकिन उस मुहिम का एक जो कमजोर कड़ी थी वो कहीं ना कहीं कोई नहीं पकड़ पाया। वो था उसका सीवेज टैंक।
घर में लेटरिन या बाथरूम बनाया और उसका गड्ढा खोदा और वो गड्ढा भी इतना गहरा खोदा कि वो ग्राउंड वाटर तक उसको हम लेके चले गए। उसकी वजह से धीरे धीरे ग्राउंड वाटर अडल्ट्रेशन बढ़ती चली गई और ग्राउंड वाटर पीने लायक लगभग किसी गांव में नहीं बचा। इन दो वजहों से जो है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों बढ़े। तीसरा, आर्टिफिशियल खाद का इस्तेमाल धीरे 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 बढ़ता चला गया। कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो आसान है, बाजार से खरीद के लाओ और डालो, तुरंत असर करता है। तो इस वजह से धीरे 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 25 साल 20-25 साल जो है, क्योंकि हेल्थ पे कोई भी चीज जो है वो एकदम से असर नहीं करती, ना तो एकदम से बुरा असर करती है ना एकदम से अच्छा असर करती है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ खा लें, मैं जहर की बात तो डेफिनेटली नहीं करूंगा, वो तो तुरंत असर करेगा। बट अगर हम आज न्यूट्रिशन में कोई पर्टिकुलरली अगर कोई कमी आ जाए तो ऐसा नहीं कि मेरी कल सुबह तबीयत खराब हो जाएगी, या मैं आज कुछ अच्छा खा लूंगा, ऐसा नहीं कि कल सुबह मैं पहलवान बन जाऊंगा। तो ये चीजें धीरे धीरे असर करती हैं और 20-25 सालों में यही असर धीरे धीरे हुआ और बहुत सी क्रॉनिक डिसीजेज जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। तीसरा रीजन जो मेजर रीजन है, जैसे पहले दो मेजर रीजन से, वो था रॉन्ग ट्रीटमेंट्स। धीरे धीरे गांव में देखा होगा कि आरएमपी डॉक्टर्स या अनट्रेन डॉक्टर्स जो हर गांव में 2-4 मिलेंगे आपको। अब कोई भी डेफिनेटली प्राइमरी हेल्थ जो केयर है वो उन्हीं के हाथों में है आज भी गांव की। किसी को भी कोई समस्या होती है, खांसी जुकाम बुखार, कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उन्हीं को अप्रोच किया जाता है। और उनकी तरफ से एक छोटी सी कमी ये हमेशा रही है या रहती है कि वो पेशेंट्स को पूरी तरह से एजुकेट नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, खासकर कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिनका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, जिसमें एंटीबायोटिक्स जो है बहुत कॉमन है। अगर किसी को भी अगर कोई बुखार होता है, खांसी होती है या कोई और दूसरा इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है। और जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे ही अगर किसी को कोई समस्या है, बुखार है, तो 2 डोज खाई, उससे अगर बुखार ठीक हो गया तो उसके बाद वो छोड़ दिया। डॉक्टर को या उस आरएमपी डॉक्टर ने उसको ये नहीं बताया कि कोर्स है पूरा ही करना है, जिसकी वजह से जो है वो रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया और फिर जो है वो हैवी डोज, अगर आज मैंने एक दवाई खाई और उससे मेरी बीमारी ठीक होगी लेकिन मैंने कोर्स पूरा नहीं किया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे ऊपर उस दवाई का असर ना हो, तो मुझे कुछ फिर हैवी डोज चाहिए, फिर स्टेरॉइड चाहिए, और इस तरह से एक कॉकटेल जो है पूरा दवाइयों का दे दे के धीरे 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 जो है वो हेल्थ की कंडीशंस खराब होती चली गई। दोस्तों, ये समस्या है जो मैंने फिगर आउट की है या जो मेरे सामने हुआ है। मैंने भी उस परिवेश में 20-22 साल गुजारे हैं। उन 20-22 सालों की कंडीशंस क्या थी? टुडे आई एम एट 44, मैं 44 साल का हूं, तो अब के 20-22 साल और वो 20-22 साल में क्या बदलाव आए हैं ये मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा हूं। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट। और आप लोगों ने भी वो सब बदलाव देखे होंगे और शायद आप सोचते भी होंगे कि पहले जो हम इतने हेल्दी थे आज ऐसा क्या हो गया। आज आपके आसपास अगर आप नजर उठा के देखेंगे, चाहे आपके परिवार में, पड़ोस में या गांव के ब्रॉडर सिनेरियो में, तो आपको हेल्थ की कंडीशंस 20-25 साल के मुकाबले कतई अच्छी नजर नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा क्या हुआ? यही सब हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्या हो, इसका क्या समाधान है, किस तरह से ये कंडीशन अच्छी की जाए? अब इस पे सरकार का कितना ध्यान है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ डिस्पेंसरीज बना देना या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कर देना, सी अगर हम फॉर्मल मेडिकल सिस्टम की बात करें तो वो ट्रीटमेंट में रोल प्ले करता है, वो प्रिवेंशन में रोल प्ले बहुत करता है, बहुत कम करता है। उसका प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है मॉडर्न एलोपैथी का। सो प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और वो किसी एक इंसान के द्वारा या ओवरनाइट किसी को नहीं दी जा सकती। आप लोग, हम लोग सब मिलकर इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। एज ए हेल्थ एजुकेटर आप लोग अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एक हेल्थ ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग्स आपको हम दे सकते हैं। एक बेसिक संसाधन प्रिवेंटिव हेल्थ के वो डेवलप किए जा सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, गांव के लेवल पे। और जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं गांव के लेवल पे, पंचायत हैं ऑल, वो सब इन मुद्दों को आइडेंटिफाई करके इसका समाधान ढूंढे। खासकर जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, जो वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज इसको आप ऐसे ही ना समझें, ये आप गांव में किसी भी हैसियत में रह रहे हैं, आप चाहे वो सबसे टॉप पोजीशन पे हैं या सबसे बॉटम की पोजीशन पे हैं, ये दोनों की हेल्थ को इक्वली इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, हवा वही है जिसमें आप सब सांस ले रहे हैं, पानी लगभग वही है जो आप सब पी रहे हैं, अनाज सब्जियां आप सब वही कॉमन ही खा रहे हैं। तो वही है मेन रीजन। और ऐसा कोई श्राप किसी को नहीं मिला है कि
आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो गई, जबकि आज आप अपने पूर्वजों के एक पीढ़ी अगर ऊपर देखें तो वो आपसे बेटर हेल्थ कंडीशंस में थे। ठीक है, आज आप अगर अपने से एक पीढ़ी नीचे देखें तो उनकी हेल्थ कंडीशन आपसे और ज्यादा खराब होने वाली है। सो आपके साथ जो हुआ वो आप उस बदलाव का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उस बदलाव को आप आगे रोक सकते हैं, उस नेगेटिव बदलाव को पॉजिटिव बदलाव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये संभव है, और ये संभव है हेल्थ एजुकेशन से। और इसमें हर किसी का रोल है, हर कोई अपना रोल प्ले करेगा। कोई शरीर से करेगा, कोई मन से करेगा, कोई अपने संसाधनों से करेगा। वो ही हमारे समाज को, हमारे गांव को दोबारा से सेहतमंद बना सकता है। स्पेशली हरियाणा के बारे में तो ये कहावत थी कि यहाँ दूध दही का खाना मतलब हेल्दी खाना माना जाता था, और आज दूध दही की जगह चाय ने ले ली और बहुत सी चीजों ने ले ली है। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें हुई हैं 20-25 साल में, जिन्होंने धीरे 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 करके एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी हेल्थ पे काम किया है, और हमारी एक अच्छी हेल्थ को बुरी हेल्थ में कन्वर्ट किया है। हमें एक हेल्दी से एक बीमार की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। हमारे गांव जो हेल्थ का प्रतीक होते थे वो अब बीमारू श्रेणी में आ गए हैं। बहुत से गांव की यही हालत है। मैं हर गांव में तो नहीं गया हूं, लेकिन एक एवरेज पता चल जाता है कि कंडीशंस क्या हुई हैं। कंडीशंस ऑलमोस्ट ऐसी ही हैं। तो दोस्तों, आइए इस मुहिम से जुड़ें, अपने सजेशन भी दें कि और क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को में सुधार लाया जा सकता है, किस लेवल पे लाया जा सकता है। सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कहीं उन तक अगर हम किसी तरह से मैसेज पहुंचा पाएं कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करें। बेसिक रीजंस जो है वो जो हुए हैं पिछले 15-20-25 साल में, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करें और उन रीजंस को दूर करने की कोशिश करें जिनकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है अंत में कि आइए इस मुहिम से जुड़ें और सेहत मेरे गांव की इस लाइन को हम प्रूव करें कि यस, मेरे गांव सेहतमंद हैं, शहरों से ज्यादा सेहतमंद हैं। शहर गांव से सीखें, लेकिन फिलहाल तो हमें शहरों से सीखने की जरूरत है, अवेयरनेस के मामले में, एजुकेशन के मामले में, और लोगों ने किस तरह से सेल्फ केयर को ज्यादा तवज्जो दी है। लोग छोटी छोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको इग्नोर नहीं करते हैं। यहाँ थोड़े संसाधन ज्यादा हैं, इमीडिएट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अच्छी सलाह मिल जाती है, लेकिन गांव के लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है। लेकिन ये प्रिविलेज दी जा सकती है। आजकल सबके पास मोबाइल्स हैं, ऑनलाइन तो हर किसी से कनेक्ट करना पॉसिबल है। अगर ऑफलाइन नहीं है, मैं मानता हूं कि हर गांव में 4 डॉक्टर्स या 2 डॉक्टर्स या मैं कहता हूं 1 भी डॉक्टर्स जो एजुकेटेड हो उसको बैठाना संभव नहीं है। लेकिन हम वो सुविधा, वो नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जब चाहें अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के विषय में आप स्पेशलिस्ट से बात कर सकें और आपको एक अच्छी सलाह मिल सके। अच्छी सलाह सबसे जरूरी है। अच्छी सलाह मिल जाए तो आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाए। दूसरा एक मुद्दा है मैजिक रेमेडीज की खोज में रहना। जब भी कोई भी बीमार होता है, पूछता है किसी से भी मुझे बीमारी, तो इमीडिएटली कोई ना कोई उसको एक मैजिक रेमेडी बताता है, वहां जाइए, वहां वो ऐसा करता है, वहां वो नस दबाता है, वहां झाड़ा लगाता है, वहां वो फूक मारता है, जो भी मैजिक, वो बिल्कुल मैं तो एक ही बार गया था, ऐसे हाथ लगा, ठीक है, मैजिक कुछ नहीं है, देयर इज नो मैजिक। ठीक है, हेल्थ का जो बदलाव है किसी भी लेवल पर, अगर आपका घुटना खराब है तो किसी मैजिक से ठीक नहीं होने वाला, उसके लिए प्रोसेस चाहिए। ठीक है, ऐसे आपका पेट खराब है, आपको एसिडिटी बनती है, या आपको कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको शुगर है, या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो मैजिक से ठीक नहीं होने वाली। एक प्रोसेस चाहिए उसके लिए, उसे एक रिवर्सल प्रोसेस है, उसका हिस्सा जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक वो ठीक नहीं होने वाली है। सो डू नॉट लुक फॉर मैजिक। मैजिक की खोज में ना रहें, उससे हेल्थ और हालात और ज्यादा खराब होते हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जोड़ें। लेट्स एजुकेट द पीपल फर्स्ट। एजुकेशन से स्टार्ट करें। एजुकेशन में कोई खर्च नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है। आप समय दें, हम समय देने को तैयार है, हमारी पूरी टीम समय देने को तैयार है। सो आए और गांव के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं।